हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज्य एग्ज़ाम ऐप पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है रीट मुख्य परीक्षा 2026 वालों के लिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण उपागम होते हैं। तो हिंदी शिक्षण उपागम 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी शिक्षण के जिस उपागम को चिंतन उपागम भी कहा जाता है तो वह है हंट उपागम। हंट उपागम को चिंतन उपागम भी कहा जाता है। हिंदी शिक्षण के जिन उपागमों को अवबोधात्मक उपागम भी कहा जाता है तो वह है हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम और हंट उपागम। हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम व हंट उपागम को अवबोधात्मक उपागम भी कहा जाता है। हर्बर्ट उपागम के सोपान है तो हर्बर्ट उपागम के 4 सोपान है। खालिस्तान को जर्मनी उपागम भी कहा जाता है। तो जो हर्बर्ट उपागम है, हर्बर्ट उपागम को जर्मनी उपागम भी कहा जाता है। मूल्यांकन का उपागम भी कहा जाता है। जो ब्लूम उपागम है, ब्लूम उपागम उसे मूल्यांकन उपागम भी कहा जाता है। तो याद रखना, ब्लूम उपागम को मूल्यांकन उपागम भी कहा जाता है। यदा, प्रक्रिया, प्रदा जिस उपागम के तत्व है वह है एनसीईआरटी उपागम। तो यदा, प्रक्रिया, प्रदा यह एनसीईआरटी उपागम के सिद्ध उपागम है, तत्व है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है तो निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उन कमियों को दूर किया जाता है जो छात्रों के शैक्षिक विकास में बाधक हो। व्याकरण शिक्षण अध्याय का प्रकार है तो उस व्याकरण शिक्षण अध्याय का प्रकार है औपचारिक व्याकरण पाठ और व्यावहारिक व्याकरण पाठ तथा प्रासंगिक व्याकरण पाठ। कहानी शिक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है तो कहानी शिक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों का मनोरंजन करना। विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो आगमन विधि है, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं व निगमन विधि में बाद में। तो कविता शिक्षण की समाप्ति पर सस्वर पाठ के कार्य पद का उद्देश्य है तो कविता के भावों से अवगत कराना। क्या है? कविता के भावों से अवगत कराना। प्रदर्शन शिक्षण विधि में सक्रियता अधिक होती है तो प्रदर्शन शिक्षण विधि में शिक्षक की सक्रियता अधिक होती है। समस्या समाधान एक ऐसी मानक प्रक्रिया है जिसमें सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी हुई समस्या का समाधान करती है। यह कथन किसका है? तो याद रखना, यह कथन है मोकम एवं सिम्पसन का। किसका है? मोकम एवं सिम्पसन का। शिक्षक की निगरानी में छात्रों द्वारा किए जाने वाला कार्य जिस विधि के अंतर्गत आता है तो वह है अवलोकन विधि। कौन सी विधि है? अवलोकन विधि। इसमें शिक्षक छात्रों पर निगरानी रखता है, उनका अवलोकन करता है। तो वह कौन सी विधि है? अवलोकन विधि। वह देश जिसके प्रत्येक प्रांत भी भाषा भिन्न है तो वह है भारत। व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है तो व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है किस लिए? व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए। क्या? तो व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए। व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है तो व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा का शुद्ध रूप से पहचान करने में बालक को समर्थ बनाना। व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य है भाषा का शुद्ध रूप में पहचानने में बालक को समर्थ बनाना। खोज विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है खोज विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो याद रखना, खोज विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो प्रयोजना विधि है, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोजना विधि के प्रयोजक है मतलब जो प्रयोजन विधि है उसके प्रवर्तक है किलपेट्रिक। तो प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक। प्रयोजना विधि में सीखने के 3 नियम जिस विद्वान ने बताए हुए है थॉर्नडाइक। याद ना, प्रयोजना विधि में सीखने के 3 नियम बताए थे। किसने? थॉर्नडाइक ने। प्रयोजना विधि खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोजना विधि मनोवैज्ञानिक, किस पर? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि के लिए आवश्यक अधिक है तो प्रोजेक्ट विधि के लिए आवश्यक है समय की। किसकी आवश्यकता है? समय की। अगला, प्रयोजना द्वारा कक्षा के किन छात्रों को शिक्षा दी जाती है? तो जो कक्षा के अन्य छात्रों के साथ नहीं चल पाते हैं अर्थात उनके साथ नहीं सीख पाते हैं। हिंदी भाषा
क्या हिंदी भाषा के अध्याय को समझने के लिए अध्यापक सामग्री को अपनाता है। तो हिंदी भाषा के अध्याय को समझने के लिए अध्यापक कौन सी सामग्री अपनाता है? तो सहायक सामग्री अथवा अध्यापक सामग्री को अपनाता है। गहन अध्ययन निष्ठ शिक्षण में कक्षा से मौनवाचक आरंभ किया जाना सही है। तो कक्षा 5 से। कौन सी कक्षा से? तो कक्षा 5 से। कविता के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो कविता के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावानुभवन। परोपकार शब्द का अर्थ समझाने के लिए विधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अर्थकथन के विधि। कौन सी विधि? अर्थकथन के विधि। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करना। तो भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है अपने विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता प्राप्त करना। कविता व कल्पना का विकास होता है। तो जो कविता व कल्पना है उसका विकास होता है जब तक उसमें मानवीयता हो। क्या हो? मानवीयता हो। कविता कहते हैं तो कविता किसे कहते हैं? तो सौंदर्य की निधि को कविता कहते हैं। निबंध लेखन की व्यास प्रणाली के 3 उपभेद है। निबंध लेखन की व्यास प्रणाली के 3 उपभेद है। तो कितने उपभेद है? 3। कौन कौन से उपभेद है? व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। तो निबंध लेखन व्यास प्रणाली के 3 उपभेद है। कौन कौन से उपभेद है? व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। ये 3 उपभेद है। कविता अभिव्यक्ति है। तो कविता अभिव्यक्ति क्या है? तो कविता अभिव्यक्ति है आनंदानुभूति एवं रसानुभूति की अभिव्यक्ति। कविता में भाव का स्थान होता है। तो कविता में भाव का स्थान आत्मा में। किसमें? आत्मा में। कविता के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो कविता के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावों की अनुभूति करना। क्या है? भावों की अनुभूति करना। अपनी मातृभाषा की विशेषता है। तो अपनी मातृभाषा की विशेषता है अनुवाद करके पढ़ाया जाना। क्या है? अनुवाद करके पढ़ाया जाना। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है। जो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति है ना, उसका आधारभूत सिद्धांत है छात्रों की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास की शिक्षा पर बल व खेल द्वारा शिक्षा देना। हृदय की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति का नाम है। तो जो हृदय की सीधी और सच्ची अभिव्यक्ति का नाम है वह है कविता। क्या है? कविता। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम है। जो खंडान्वय विधि है उसी का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर प्रणाली। तो याद रखना खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? तो प्रश्नोत्तर प्रणाली। समवाय विधि प्रयुक्त होती है। जो समवाय विधि है, समवाय विधि यह प्रयुक्त होती है व्याकरण शिक्षण में। किसमें होती है? व्याकरण शिक्षण में। व्याकरण का अर्थ शब्दानुशासन है। आचार्य ने खालिस्तान में माना है। तो जो व्याकरण का अर्थ है वह शब्दानुशासन है। आचार्य ने किसमें माना है? तो पाणिनि में। किसने माना है? पाणिनि ने माना है। अगला, व्याकरण की सहगामी विधि मेल खाती है। तो जो व्याकरण की सहगामी विधि है वह किससे मेल खाती है? तो भाषा संसर्ग विधि से। किसे खाती है? भाषा संसर्ग विधि से। चित्रकला, साहित्य कला, लेखन कला तथा क्रियाशीलता भाषण कला का अंग जिन कक्षाओं के लिए होना चाहिए वह है प्राथमिक कक्षाओं में। कौन सी कक्षाओं के लिए होना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं के लिए। मौखिक अभिव्यक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य है। तो छात्रों को साहित्य भवन में प्रविष्ट करना। क्या है? छात्रों को साहित्य भवन में प्रविष्ट करना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए हिंदी शिक्षण हेतु खेल विधि उपयोगी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। किसके लिए उपयोगी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। अगला, खेल द्वारा हिंदी शिक्षण विधि के अंतर्गत उच्च कक्षाओं के लिए जिन विधियों का प्रयोग सर्वोत्तम है वह कौन सी है? तो उच्च स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं के खेल, परिभाषाओं के प्रतिस्पर्धा का खेल व समस्या पूर्ति का खेल। अगला, प्रयोजन विधि नियम पर आधारित है। तो प्रयोजन विधि किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो याद रखना प्रयोजन विधि 3 नियमों पर आधारित है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। हिंदी से गद्य शिक्षण की विधि है। तो हिंदी से गद्य शिक्षण की विधि है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि है? अर्थबोध विधि। शब्द की व्याख्या के लिए विधि उत्तम है। तो शब्द की व्याख्या के लिए कौन सी विधि उत्तम है? तो स्पष्टीकरण विधि, उद्बोधन विधि और प्रवचन विधि। तर्क एवं मंत्रणा विधियों का मिश्रित रूप है। तो तर्क एवं मंत्रणा विधियों का मिश्रित रूप है स्वाध्याय। कौन सी? स्वाध्याय।
हिंदी शिक्षण की दृष्टि से विधि छोटे छात्रों के लिए उपयोगी है तो वह है किंडरगार्टन विधि। तो हिंदी शिक्षण की दृष्टि से विधि जो छोटे छात्रों के लिए उपयोगी है तो वह है किंडरगार्टन विधि। सत्य शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम है, यह कविता का चरम उद्देश्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? कविता का चरम उद्देश्य है। सभी विधियाँ असफल होने पर विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर सभी विधियाँ असफल हो तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वह है प्रवर्चन विधि। तो अगर सभी विधियाँ असफल हो रही है तो हमें प्रवर्चन विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है तो वह है गीत और अभिनय। हमें प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली अपनानी चाहिए तो उसमें गीत और अभिनय होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कविता की प्रमुख विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर कविता की प्रमुख विधि है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। कहानी के शिक्षण में सावधानी बरतनी चाहिए। तो कहानी के शिक्षण में सावधानी बरतनी चाहिए तो कथा वस्तु छात्रों के स्तरानुकूल हो, उसमें गतिशीलता हो और क्रमबद्धता हो तथा कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य न हो। कविता विषय है। तो कविता विषय है अनुभूति का। तो याद रखना, कविता किसका विषय है? कविता अनुभूति का विषय है। छात्रों में धीरे धीरे कविता के प्रति अभिरुचि होती है तो यह है रस की अनुभूति न हो। याद रखना, छात्रों में धीरे धीरे कविता के प्रति अभिरुचि होती है, रस की अनुभूति न हो। भाषा का प्रमुख अंग है। तो भाषा का प्रमुख अंग कौन सा है? तो याद रखना, भाषा के प्रमुख अंग वाचन, लेखन और पठन। तो भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो भाषा के प्रमुख अंग है वाचन, लेखन और पठन। हिंदी शिक्षण में डोल्टन विधि का प्रमुख उद्देश्य है। तो हिंदी शिक्षण में डोल्टन विधि का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख दोष है। तो हिंदी शिक्षण में डोल्टन विधि का प्रमुख दोष क्या है? तो याद रखना, डोल्टन विधि का प्रमुख दोष है छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। डोल्टन विधि का प्रमुख दोष यही है कि उसके कारण छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता है। हिंदी शिक्षण के लिए विधि है। तो हिंदी शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि और डोल्टन विधि। कौन कौन सी? किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि और डोल्टन विधि। यह हिंदी शिक्षण के लिए विधियाँ है। अनुवाद को सबसे अधिक भ्रामक बनाता है। तो अनुवाद को सबसे अधिक भ्रामक बताया है। तो अनुवाद को सबसे अधिक भ्रामक किसने बताया? तो HV जॉर्ज ने। किसने बताया? HV जॉर्ज ने। HV जॉर्ज ने अनुवाद को सबसे अधिक भ्रामक बताया है। भाव सौंदर्य में अनुभूति कराने का सबसे अच्छा साधन है। तो भाव सौंदर्य में अनुभूति कराने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो समान भाव की सरल एवं गीति कविताओं अथवा पंक्तियों का प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना अध्यापन हेतु जो विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहती है तो वह है रूपरेखा विधि। कौन सी विधि है? रूपरेखा विधि। खेल में अध्यापन विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो खेल में अध्यापन विधि के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है वह है वाद विवाद विधि। कौन सी विधि है? वाद विवाद विधि। डोल्टन विधि का हिंदी शिक्षण में दोष है। तो जो डोल्टन विधि है उसका हिंदी शिक्षण में दोष, अभी मिनट पहले बताया था आपको कि विद्यार्थी में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता है। ये डोल्टन विधि का मुख्य दोष है। शब्द वाक्य की प्रमुख विधि है। तो जो शब्द वाक्य है उसकी प्रमुख विधि कौन सी है? तो उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि व प्रवचन विधि। कौन कौन सी? उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि और प्रवचन विधि। यह शब्द वाक्य की प्रमुख विधि है। प्रवचन विधि का उदाहरण है। तो जो प्रवचन विधि है उसका प्रमुख उदाहरण है पर्यायवाची शब्दों द्वारा या प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा। शिक्षण कराने पर पद के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है समीक्षा विधि से। तो शिक्षण कराने पर पद के गुण और दोषों की आलोचना करनी पड़ती है समीक्षा विधि से। व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। तो व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है किसे? भाषा संसर्ग विधि में। तो व्याकरण में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है भाषा संसर्ग विधि में। आगे शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है। तो शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है तो व्याख्या विधि। याद रखना, शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है तो व्याख्या विधि। अल्पकालिक योजना का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग दैनिक पाठ्य योजना है। यह कथन है। तो अल्पकालिक योजना का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग दैनिक पाठ्य योजना है। तो यह कथन किसका है? तो JN पुरोहित का। किसका है? JN पुरोहित का। अध्यापक द्वारा संपूर्ण पाठ की योजना बनाना कहलाती है। तो अध्यापक द्वारा संपूर्ण पाठ की योजना बनाना कहलाता है तो इकाई योजना का निर्माण। याद रखना, अध्यापक द्वारा संपूर्ण पाठ की योजना बनाना कहलाता है तो इकाई योजना का निर्माण।
घटना के अनुकरण को कहते हैं? तो घटना के अनुकरण को नाटक कहते हैं। नाट्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? तो नाट्य शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली। नाट्य अध्याय पाठ का प्रमुख कार्यपद है? तो नाट्य अध्याय पाठ का प्रमुख कार्यपद है गहन अध्ययनिष्ठ नाटक और रचना एवं संवाद पाठ तथा साभिनय रस पाठ। आगे, जिन पाठों में पारस्परिक संबंध रहता है वह तो नाटक और संवाद पाठ। याद रखना, जिन पाठों में पारस्परिक संबंध रहता है वह नाटक और संवाद पाठ है। नाटक का प्रमुख तत्व है? तो नाटक का प्रमुख तत्व क्या है? वस्तु व पात्र तथा अभिनय व कथोपकथन। छात्रों द्वारा लिखते समय किसी अक्षर को भूल जाना कहलाता है? तो छात्रों द्वारा लिखते समय किसी अक्षर को भूल जाते हैं वो, तो वह लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? लोप। पाठ शिक्षण योजना की तैयारी। पाठ शिक्षण योजना की तैयारी करने का शिक्षक का उद्देश्य है? तो पाठ शिक्षण योजना की तैयारी करने का शिक्षक का उद्देश्य है प्रभावी अध्यापन। क्या है? प्रभावी अध्यापन, ताकि वह प्रभावी अध्यापन करवा सके। शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया जाता है? तो शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया जाता है। कौन सी विधि में? तो बालोद्यान विधि में उन्हें स्थान दिया जाता है। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन बॉक्स क्या का कार्य है? तो किंडरगार्टन बॉक्स का कार्य है, तो याद रखना किंडरगार्टन बॉक्स का कार्य है छात्र जल्दी पढ़ते हैं और लिखते हैं। जो किंडरगार्टन बॉक्स है ना, उससे छात्र जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी लिखते हैं। जल्दी पढ़ते हैं छात्र, जल्दी पढ़ते हैं और लिखते हैं। भाषा शिक्षण की प्राय नवीन पद्धतियों द्वारा जिन बातों पर विशेष बल दिया गया है तो वह है बालक की स्वतंत्रता, क्रियाशीलता और बालक की रुचि। भाषा शिक्षण की प्राय नवीन पद्धतियों द्वारा जिन बातों पर ध्यान रखा गया तो याद रखना कौन सी बातें? वो बालक की स्वतंत्रता, क्रियाशीलता और बालक की रुचि। कविता की शैली में लेखन क्रिया को समझाकर उसे बनाया गया है, तो उसे रोचक बनाया गया है। कविता कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या है। यह परिभाषा किसकी है? तो कविता कल्पना, याद रखना, कविता कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या है। यह कथन है हडसन का। किसका है? हडसन का। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्णनात्मक कविता के लिए शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो वह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। कविता में रुचि उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है, तो कविता में रुचि उत्पन्न करने का प्रमुख साधन है कवि सम्मेलन, कविता पाठ और अंत्याक्षरी। व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह है आगमन निगमन विधि। याद रखना, आगमन निगमन विधि में व्याकरण शिक्षण में शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि में? आगमन निगमन विधि में। हिंदी भाषा के अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। जो हिंदी भाषा शिक्षण का अध्यापक है, तो हिंदी भाषा के अध्यापक है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो शुद्ध उच्चारण करे। क्या करे? शुद्ध उच्चारण करे। संचित अभिलेख पत्र जिस परीक्षा विधि का आवश्यक अंग है वह है प्रयोगात्मक परीक्षा। क्या? जो संचित अभिलेख पत्र है जिस परीक्षा विधि का आवश्यक अंग है तो वह है प्रायोगिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? प्रायोगिक परीक्षा। कविता का मुख्य लक्ष्य है, तो जो कविता का मुख्य लक्ष्य है वह कविता का सरलार्थ बताना, तो अर्थात कविता का सरल अर्थ बताना कविता का मुख्य लक्ष्य है। कविता पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभेद है, तो जो कविता पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभेद है वह है भाव विश्लेषण। क्या है? भाव विश्लेषण। पद शिक्षण के संभावित पाठ रूप है, तो पद शिक्षण के संभावित पाठ रूप है बोध एवं रस पाठ तथा कौशल पाठ और उपयोजन पाठ। रसानुभूति की दृष्टि से सर्वाधिक खलिस्तान कविता होगी, तो रसानुभूति की दृष्टि से सर्वाधिक कविता होगी कैसी होगी? भाव प्रदान। तो किसकी कविता होगी? भाव प्रदान। क्लेवर कहते हैं, तो क्लेवर क्या कहते हैं? सूचनात्मक, वर्णनात्मक एवं भावात्मक क्लेवर कहते हैं, इनके बारे में बताते हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण को कहा जाता है, तो हिंदी भाषा में व्याकरण को कहा जाता है, तो हिंदी भाषा में व्याकरण को भाषा रूपी अश्व का नियंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा रूपी अश्व का नियंता। व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कहा है, तो व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण किसने कहा है? तो याद रखना, व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण स्वीट महोदय ने कहा है। किसने कहा है? स्वीट महोदय ने। शब्द का वाक्य में प्रयोग करने से, तो शब्द का
वाक्य में प्रयोग करने से क्या है, तो शब्द का वाक्य में प्रयोग करने से प्रासंगिक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्या? प्रासंगिक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिलते हैं, तो परीक्षा में सर्वाधिक अंक सुलेख से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सुलेख से। जो साहित्यक विधा श्रोताओं को के मनोभावों को प्रभावित करती है वह है पद। क्या है? पद। मौन वाचन अध्यापन की विधियां हैं, तो मौन वाचन अध्यापन की विधियां कितनी है? तो 4 विधियां है। याद रखना, मौन अध्यापन की विधियां कितनी है? 4। बच्चों को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बच्चों को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो याद रखना, बच्चों को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि है? मोंटेसरी विधि। और मोंटेसरी विधि किसने दी थी? मारिया मोंटेसरी ने। निदानात्मक शिक्षण विधि के प्रमुख होते हैं, तो निदानात्मक शिक्षण विधि के प्रमुख होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2। याद रखना, निदानात्मक शिक्षण विधि के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। अब पूछा जा सकता है कि निदानात्मक शिक्षण विधि के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। शिक्षा को जीवन से जोड़ने और उसे छात्रों के लिए सार्थक बनाने के निमित्त ही प्रयोजन विधि का प्रवर्तन किया। क्या? शिक्षण को जीवन से जोड़ने और उसे छात्रों के लिए सार्थक बनाने के निमित्त ही प्रयोजन विधा का प्रवर्तक किया है। तो किसने? प्रोफेसर डब्ल्यू किलपेट्रिक ने। तो याद रखना, प्रयोजन विधि के जनक कौन है? किलपेट्रिक। प्रवर्तक कौन है? किलपेट्रिक। तो प्रयोजन विधि के प्रवर्तक है किलपेट्रिक, इन्होंने ही कहा था ये बात। आगे, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उद्देश्य है, तो उपचारात्मक शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उद्देश्य है ये कि उपचारात्मक शिक्षण विधि का उद्देश्य है ये कि विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाना। एकाधिक से छात्रों द्वारा किया गया वाचन कहलाता है, तो एक से अधिक जो छात्र होते हैं अगर वो एक साथ वाचन करे तो वह सामूहिक वाचन कहलाता है। शिक्षक के कक्षीय व्यक्तिक वाचन को कहते हैं, तो आदर्श वाचन कहते हैं। भाषाई कौशल का सही क्रम है, तो जो भाषाई कौशल है उसका सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW। क्या है? LSRW। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह है भाषाई कौशल का सही क्रम है। आपको ये क्रम पूछा जा सकता है कि भाषाई कौशल का सही क्रम है तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने लिखना पहले बताया है और पढ़ना बाद में। मारिया मोंटेसरी अनुसार भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, लेकिन हमें वो नहीं मानना है, तो हमें भाषाई कौशल का सही क्रम मानना है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW। निदानात्मक शिक्षण विधि है, तो निदानात्मक शिक्षण विधि है, तो निदानात्मक शिक्षण विधि है परंपरागत उपचारी शिक्षण और मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है, तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है माध्यमिक स्तर पर। कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना एक उद्देश्य है, तो विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? ज्ञानात्मक। समवाय विधि जिस शिक्षण में प्रमुख होती है, समवाय विधि निबंध शिक्षण में। किसमें? निबंध शिक्षण में। लिखित अभिव्यक्ति प्रमुख विधा है, तो लिखित अभिव्यक्ति प्रमुख विधा है निबंध शिक्षण में। किसमें? निबंध शिक्षण में। शिक्षण सूत्रों, सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों व साधनों का ज्ञान किया जाता है। किसमें? पाठ्य योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पाठ्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। याद रखना, पाठ्य योजना के अंतर्गत। कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना कहलाता है, तो कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना योजना कहलाता है। नैदानिक शिक्षण में विद्यार्थियों के खालिस्तान जानते हैं, तो निदानात्मक किसमें? नैदानात्मक शिक्षण में। नैदानिक शिक्षण में विद्यार्थियों की कठिनाइयों को, तो याद रखना, नैदानिक शिक्षण में विद्यार्थी की कठिनाइयों को जानते हैं। निदानात्मक अध्यापन। क्या? निदानात्मक अध्यापन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, तो निदानात्मक अध्यापन की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक विद्यार्थी का पिछड़ापन दूर ना हो। कब तक? जब तक विद्यार्थी का पिछड़ापन दूर न हो। दैनिक पाठ्य योजना। क्या? दैनिक पाठ्य योजना के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, दैनिक पाठ्य योजना के छोटे रूप को सूक्ष्म पाठ्य योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पाठ्य योजना। कविता विधि को कहते हैं, तो कवित विधि। कवित विधि को क्या कहते हैं? तो कवित विधि को कहते हैं वाक्य शिक्षण विधि। क्या कहते हैं कवित विधि को? तो वाक्य शिक्षण विधि। पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि है, तो पेस्टालॉजी की लेखन शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को
क्या है? उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का सरल उपाय है। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का सरल उपाय है विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान कराने। क्या? विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान करा के। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें सरल उपाय कौन सा अपनाएंगे? तो विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चनों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम संपूर्ण ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, अर्थात अगली क्लास में हम पूरी हिंदी शिक्षण वीडियो के ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।